हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और जमकर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज का दिन महाशिवरात्रि का है, तो मेरी तरफ से सबसे पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि स्टूडेंट्स बहुत सारे डाउट्स पूछ रहे हैं। वीडियो का जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जिसका मैं कोशिश करता हूँ कि टाइम टू टाइम रिप्लाई दे देता हूँ और आंसर आपको वहीं पर दे देता हूँ। फिर भी मैं सोच रहा था कि इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दी जाए और इसको मैं अच्छे से वीडियो के माध्यम से आपको समझा दूं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके क्वेश्चंस को पढ़ूंगा और उसे यहीं पर सॉल्व करके डाउट को क्लियर करता जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है शर्मिला दाहिया का। इन्होंने पूछा है, सर व्हाट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट पोएटिक डिवाइस, सर प्लीज़ एक्सप्लेन। इन्होंने पोएटिक डिवाइस के बारे में पूछा है। आपको याद होगा कि मैंने कुछ दिनों पहले ही पोएटिक डिवाइस के ऊपर वीडियो बनाया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आई वाले बटन पर दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन से भी आप उसे देख सकते हैं। तो हालांकि उस वीडियो में मैंने 8-10 पोएटिक डिवाइस को क्लियर किया हुआ था, फिर भी पोएटिक डिवाइस इतने सारे हैं कि कितना भी पढ़ा ले वो कम ही है। तो ट्रांसफर एपिथेट मैंने उस वीडियो में नहीं बताया था, जो कि आज मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए ट्रांसफर एपिथेट समझते हैं। ट्रांसफर्ड एपिथेट पोएटिक डिवाइस है जो कि आपका एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, यूज ऑफ एडजेक्टिव और फ्रेज। कोई एडजेक्टिव या कोई फ्रेज हो जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करता हो, मतलब कोई क्वालिटी बताए, उसको मॉडिफाई करे, उसके बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, जो कि यूजुअली एक एडजेक्टिव करता है। बट यहाँ पे वो एडजेक्टिव भी हो सकता है या कोई फ्रेज भी हो सकता है। फ्रेज मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, एक वर्ड ना हो के 2-3 वर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, जो कि नाउन को डिस्क्राइब करे, वही होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। ये कस्टर्ड द ड्रैगन पोएम से लिया गया एक लाइन है। इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, कस्टर्ड द ड्रैगन। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप उसे भी देख लीजिएगा। कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। कस्टर्ड रोता था केज के लिए, पिंजड़े में जाने के लिए। उसका मजाक उड़ाते थे ना कि वो डरपोक है, पिंजड़े में अपने आप को रखता है। तो वो कैसा केज खोजता था? तो केज आपका नाउन हो गया। कैसा केज खोजता था? तो नाउन के बारे में मॉडिफाई किया हुआ है कि वो एक नाइस सेफ केज खोजता था। नाइस भी हो और सेफ भी हो, तो नहीं कह सकते कि ये इसकी क्वालिटी है, ये नाउन को ये बता रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो नाइस सेफ हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांसफर्ड एपिथेट हो जाएगा। आई होप इस एग्जाम्पल के बाद एकदम क्लियर हो गया होगा। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, वी हैड अ फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन। हमारे बीच वार्तालाप हुई, कॉन्वर्सेशन हुई, बट कैसा कॉन्वर्सेशन हुआ? तो एक फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन हुआ। तो फ्रेंडली किसको मॉडिफाई कर रहा है? कॉन्वर्सेशन को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से ये इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ये ट्रांसफर्ड एपिथेट कहलाते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यूजर ने पूछा है, ठीक है, जो कि ऑनमेटोपिया के ऊपर है कि जैसे कि ट्रांसफर्ड एपिथेट एक पोएटिक डिवाइस है, वैसे ही ऑनमेटोपिया भी एक पोएटिक डिवाइस है। इसके बारे में भी पूछा गया है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। पोएटिक डिवाइस का दोनों क्वेश्चन मैंने एक साथ करवा दिया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो साउंड्स के बारे में बताते हैं। विचित्र प्रकार के, अलग अलग प्रकार की जो आवाज़ें होती हैं उनके लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड्स का रूप उन्हें दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि पेड़ की डाली टूटी। पेड़ की डाली जब टूटी होगी तो उसका रियलिस्टिक व्यू देने के लिए राइटर क्या करता है, पोएट क्या करता है, एक साउंड लिख देता है, जैसे कि क्रैक। ठीक है, तो जैसे कि क्रैक हो गया। सांप का आवाज़ होता है जैसे कि हिस, तो हिस साउंड करता है, बट वो हम लोग उसको वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं? तो HISS करके इसे लिख दिया गया है। तो यूजुअली जो ऑनमेटोपिया होता है ये वर्ड्स के कुछ मीनिंग नहीं होते हैं, बट ये सिर्फ साउंड वर्ड्स होते हैं, हिस, क्रैक, पॉप, बूम। ठीक है, जैसे कि कार सीधे जाकर टकरा गई और बूम। ठीक है, तो ये साउंड्स जो हैं वो टकराने के, टूटने के, ब्लास्ट करने के, ये सब साउंड्स अलग अलग टाइप के रियल लाइफ जो एक्सपीरियंसेस से पता चलते हैं वैसे साउंड्स को बताता है। तो इसे खोजना तो बहुत सिंपल हो जाता है। तो अगर आपको पोएम के किसी भी लाइन में या पैसेज में भी पूछा जा रहा है, ठीक है, पैसेज के किसी भी लाइन में इस टाइप के साउंड्स पता चलते हैं तो आप आसानी से उसे टिक कर दीजिएगा, क्या होगा? ऑनमेटोपिया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यूज़र जशो 8382 ने पूछा है, सर नेक्स्ट वीडियो में एनालिटिकल पैराग्राफ में यूज़ होने वाले वर्ड्स, मतलब एनालिटिकल पैराग्राफ का ऊपर मैंने वीडियो एक बनाया हुआ है, बट स्पेसिफिकली इन्होंने पूछा है कि कौन कौन से वर्ड्स हमें यूज़ करने चाहिए। ठीक है, होने वाले वर्ड्स पर लाइए, स्पेशली फ्लो चार्ट वाले। ये फ्लो चार्ट हो चाहे पाई चार्ट हो,
कोई भी बार ग्राफ हो चाहे लाइन ग्राफ हो, वर्ड्स जो आपको यूज़ करना है ना वो एक अलग टॉपिक होता है, ठीक है। तो मैं आज बताता हूँ ये क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। वर्ड्स जो यूज़ होते हैं वो आपको याद रखना है। जैसे सबसे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। सबसे पहले मैंने बताया था कि उसको 3 पार्ट में बांटेंगे हम लोग, ठीक है। जब एनालिटिकल पैराग्राफ को लिखते हैं, पाई चार्ट वाला एनालिटिकल पैराग्राफ मैंने प्रैक्टिस कराया हुआ है, उसमें आप देखिएगा जब हम लोग लिखते हैं तो मैंने बताया था कि 3 पैराग्राफ में लिखेंगे। पहला पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन होता है, सेकंड वाले में डिस्क्रिप्शन देते हैं और तीसरे वाले में कंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ तीनों को कैसे लिखना है। तो एक बार के लिए मैं हट जाता हूँ, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम का चीज़ है, ठीक है। एक बार के लिए मैं हट जा रहा हूँ यहाँ पे, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट नाउ, गॉट इट। चलिए अब इंट्रो है। इंट्रो जब आपका बिगिनिंग होता है तो आपको कौन कौन से लाइंस यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, द गिवन चार्ट डिस्क्राइब्स अबाउट द, ये जो गिवन चार्ट है वो इसके बारे में डिस्क्राइब करता है। उसके बाद से जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में तो आपको डेटा दिया हुआ रहेगा ना, ये चीज़ के बारे में ये ग्राफ है, क्वेश्चन से उतार सकते हैं। या तो ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, द लाइन ग्राफ शोज, लाइन ग्राफ का जगह मान लीजिए वहाँ बार ग्राफ रहेगा, वहाँ पे मान लीजिए पाई चार्ट रहेगा, तो कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं आप लाइन ग्राफ को हटा के, कॉमन सेंस लगा के। द लाइन ग्राफ शोज, या फिर द बार ग्राफ शोज, द पाई चार्ट शोज, या फिर द लाइन ग्राफ शोज हटा के प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, द लाइन ग्राफ प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, द बार ग्राफ प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द, फिर जो क्वेश्चन में लिखा हुआ। तो इंट्रोडक्शन आपका ऐसे हो जाएगा, 2 से 3 लाइन, मैक्सिमम 4 लाइन का इंट्रोडक्शन देना है। मेन जो आपका लेंथ होगा वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ठीक है। अब आते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन में आपको पता है ना कि उसमें बहुत सारे डेटा दिए हुए रहते हैं। डेटा मतलब कि वो 2005 का डेटा था, फिर 2010 का है, ये बढ़ा वो घटा, ऐसे चलते रहता है ना उसमें। तो आपको कंपैरिजन करना रहता है उसमें। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, तो हाउ टू शो ग्रोथ एंड डिक्लाइन, मतलब कि जब उसमें कोई चीज़ ग्रो कर रहा है, मान लीजिए कि 2005 में वो 5% था और वो 2010 में 20% हो गया, तो ग्रोथ हुआ ना। इस ग्रोथ को आप कैसे लिखिएगा, मान लीजिए इसका उल्टा हो गया कि 2005 में कोई डेटा था, मान लीजिए कि नंबर ऑफ मोबाइल सेट्स, ठीक है, मोबाइल सेट जो है वो उसकी बिक्री है, उसका सेल के बारे में बताया जा रहा है। तो वो 2005 में आपका 20% था, वो 2010 में आके 18% हो गया, घटा थोड़ा सा, तो डिक्लाइन दिखाना है। तो ग्रोथ या डिक्लाइन वाले वर्ड्स हम लोग कहाँ से उठाएंगे, जैसे कि रैपिड ग्रोथ आप लिख सकते हैं, देयर वाज अ रैपिड ग्रोथ, ऐसे लिख सकते हैं। स्काई रॉकेटेड, स्काई रॉकेटेड मतलब ना बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक ऐसा एकदम ग्राफ दिखने लगता है, ज़्यादा ग्रोथ दिखता है, तो स्काई रॉकेटेड कहते हैं एकदम। फिर पीक्ड, पीक्ड भी मतलब एकदम टॉप पर पहुंच गया। मान लीजिए कि बहुत सारा 6 महीना का डेटा दिया हुआ है, किसी महीना में वो पीक पर था, तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं पीक्ड इन द मंथ ऑफ जून, ऐसे लिख सकते हैं। फिर वेंट अप, वेंट अप यूज़ कर सकते हैं आप, ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ कीजिएगा। वर्ड से ही आपका मार्क्स वेरी करेगा, ठीक है। एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा चाहे लेटर आएगा, लिखेंगे तो सब कोई, लेकिन आपका वर्ड्स ही आपके मार्क्स को इन्हांस करेगा, बढ़ा देगा, ठीक है। तो वेंट अप, उसी तरह आप इसको वेंट डाउन कह सकते हैं। मान लीजिए कि जून के बाद वो आंकड़े जो है वो कम होने लगे, तो आप वेंट डाउन वर्ड को यूज़ कर सकते हैं जब नीचे जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग टू फॉल लिख सकते हैं, मतलब नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। मान लीजिए कि जून का महीना था, वहाँ से फिर वो जो सेल था उसका जो बिक्री था वो घटने लगा, ठीक है। द सेल ऑफ द मोबाइल फोन स्टार्टिंग टू फॉल फ्रॉम द मंथ ऑफ जून, ठीक है। डिक्लाइंड, नीचे चला गया, डाउनफॉल, ये सब वर्ड्स आप अच्छे वर्ड्स आप पिक कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा रहा क्वांटिटी। क्वांटिटी बताता है, कई बार ऐसा होता है ना कि मान लीजिए कि 2000 का एक मान लीजिए 1995 का है और इधर दिया हुआ है 2005 में, ऐसा हुआ, 2 अलग अलग साल का दिया हुआ, तो आपको दिखेगा कि ये इसका लगभग बराबर है या ये इसका लगभग आधा है, तो क्वांटिटी बताता है ना। तो आप 1/4 ऑफ, ऑलमोस्ट इक्वल, ये सब यूज़ कर सकते हैं। 1/4 मतलब 1/4, आधा से भी आधा रहा, ठीक है, 25% रहा, 1/4। यहाँ पर आप 1/3, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, 1/5, जैसा आपका डेटा है उसी के हिसाब से लिखेंगे। ये आप चेंज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट इक्वल मतलब लगेगा कि 2 डेटा लगभग बराबर है, तो ऑलमोस्ट इक्वल वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। वेरी क्लोज टू, वेरी क्लोज टू मतलब भी ये ऑलमोस्ट इक्वल के जगह पे ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब वही होता है कि बहुत करीब, या जस्ट अंडर, मान लीजिए जस्ट अंडर 10%, जस्ट अंडर 20%, कोई भी नंबर लिख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। रिलेशनशिप मतलब दोनों डेटा के बीच में तुलना कर रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं, तब बोलेंगे ना इन कंपैरिजन टू, ऐसे करके हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं 2 अलग अलग महीनों का, 2 अलग अलग सालों का, ठीक है, इन कंपैरिजन टू। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड कब बोलते हैं, जब हमने किसी एक ईयर का डेटा दिया, अब हम लोग किसी दूसरे ईयर का डेटा दे रहे हैं, तो लिखेंगे, ये लिख देंगे इतना इतना हुआ, फिर ऑन द अदर हैंड वी कैन सी दैट, फिर वो अगला डेटा दे देंगे, ठीक है।
एज अपोज टू मतलब इसके विपरीत, ठीक है। हाउएवर, वेयर एज, ये हम लोग कंजंक्शन के तौर पे यूज़ करते हैं कि कुछ विपरीत दिखाना है, ठीक है। ये तो अच्छा गया, वेयर एज ये उतना अच्छा नहीं गया, या हाउएवर ऐसे करके हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। ये रिलेशनशिप बताने के लिए हम लोग ये सब वर्ड का यूज़ करेंगे। और लास्ट में कंक्लूजन, जब हमें एंड करना होता है, कंक्लूड करना होता है, तो हम लोग कैसे करेंगे, ओवरऑल या टू कंक्लूड या देयरफॉर, हेंस या इन अ नटशेल। सबका मतलब यही होता है कि एक ओवरऑल व्यू क्या है, ओवरव्यू क्या है इसका, ठीक है, ये बताता है। तो इस तरह से हम लोग इन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आशी वाशनी ने, सर एक वैल्यू बेस्ड और 6 मार्कर क्वेश्चन पर भी वीडियो बनाइए। मतलब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो आपका है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन पेपर के एंड में आता है। मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर ये प्री बोर्ड का है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मेट है ये कुछ ऐसा है कि एंड में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लॉन्ग टाइप, वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो बाकी क्वेश्चन से थोड़े डिफरेंट होते हैं। मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता चैप्टर से, ठीक है। तो इन्हें कैसे हम लोग आंसर करें, ठीक है। तो चलिए मैं इसी में से एक क्वेश्चन पिक करता हूँ जो कि है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया से आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन फर्स्ट। वन इज नोन बाई वंस रूट्स, द पीपल ऑफ कुर्ग आर ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर वैल्यूज एंड ट्रेट्स इन स्पाइट ऑफ बीइंग थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम देयर प्लेसेस ऑफ ऑरिजिन, ग्रीस एंड अरेबिया। डिस्क्राइब देयर वैल्यूज एंड ट्रेट्स। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, पहला स्टेटमेंट है वन इज नोन बाई वंस रूट्स। कोई व्यक्ति, वन मतलब कोई, जनरली कहा जा रहा है, कोई अपने जड़ों के द्वारा जाना जाता है। जड़ मतलब यहाँ पर रूट्स मतलब जहाँ से हम निकल कर आए हैं, जो हमारा अस्तित्व है, जैसे हमारा जो कल्चर है, हमारी जो बोली है, जो हमारे भाषा है, ठीक है, ये हमारा रूट है और हम उसी से जाने जाते हैं। हमारी आइडेंटिटी इसी से होती है ना, ये बोला जा रहा है। तो ये वैल्यूज़ की बात हो रही है। वैल्यूज़ का मतलब होता है मूल्य, जीवन के मूल्य, ठीक है। तो बेसिकली इन सब क्वेश्चन को पूछने का पर्पज़ यही होता है ना कि आपने चैप्टर तो पढ़ लिया, बट क्या आप उन चैप्टर्स को रियल लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनके वैल्यूज़ को सीख सकते हैं, क्या आपने क्या सीखा है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, ये जानना चाहता है सीबीएसई बोर्ड। इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे 2 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर बोल रहा था पीपल ऑफ कुर्ग आर, कुर्ग के जो लोग थे, कुर्ग चैप्टर पर मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा ज़रूर। उस पर मैंने एक्सट्रैक्ट वीडियो बनाया है, पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है, सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कुर्ग के लोग थे वो अपने वैल्यूज़ और ट्रेड्स के लिए बहुत मशहूर थे, ठीक है। और उनका ओरिजिन कहाँ था, ग्रीस और अरेबिया। 2 थ्योरीज दिए गए थे, ग्रीस और अरेबिया। हालांकि यहाँ का क्वेश्चन का मकसद ये नहीं है कि ग्रीस और अरेबिया के बारे में बताना नहीं है, आपको वैल्यूज़ और ट्रेड्स के बारे में बताना है। तो पूछ रहा है डिस्क्राइब देयर वैल्यूज़ एंड ट्रेड्स, तो उनके वैल्यूज़ और ट्रेड्स को डिस्क्राइब करना है। तो इसका आंसर का फॉर्मेट ऐसा होगा, चाहे ये क्वेश्चन हो चाहे ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए वैल्यू बेस्ड, आपको जो वैल्यू के बारे में पूछा गया है ना उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। वो पैराग्राफ भले 3 लाइन का ही क्यों ना हो, थोड़ा सा आपको अपने मन से बनाकर लिखना है। फिर आपको उस चैप्टर, जो पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन आया है, उससे रेफरेंस लेके, मतलब उससे एग्जाम्पल लेके कौन कौन से पॉइंट से पिक किया गया है वो आपको लिखना है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कैसे। तो देयर वैल्यूज़ एंड ट्रेड्स, तो हम लोग शुरुआत कुछ इस तरह से करेंगे। यहाँ पे आप देखिएगा, ये आपका स्टार्टिंग हो जाएगा। वी शुड नेवर लूज आवर वैल्यूज़ एंड ट्रेड्स। हमें कभी अपने वैल्यूज़ और ट्रेड्स को नहीं भुलाना चाहिए या नहीं खोना चाहिए। नो मैटर हाउ फार वी लिव फ्रॉम आवर नेटिव प्लेस। चाहे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि हम अपने नेटिव प्लेस, मतलब जो हमारा मातृभूमि है, नेटिव प्लेस है, उससे हम भले ही कितने दूर रहें। ये मैंने एक जनरल सा बात कहा है, और ये बात चैप्टर पर फिट भी बैठता है, क्योंकि कुर्ग के जो निवासी है ये लोग ग्रीस से भी हो सकता है, ग्रीस से आए हो या अरेबिया से आए हो, ये दोनों का थ्योरी है। तो दोनों बहुत दूर है इंडिया से, फिर भी इतने सालों से इंडिया में रह रहे हैं, फिर भी अपना एक अलग पहचान बना के जी रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तभी ना उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं आज, है कि नहीं। तो ये आपने जनरल बात कह दी, और अब हम लोग पैराग्राफ चेंज करेंगे और अब हम लोग बताएंगे कि कुर्ग के लोग होते कैसे हैं, क्योंकि पूछा क्या है, डिस्क्राइब देयर वैल्यूज़ एंड ट्रेड्स। ये हो गया हमारा इंट्रो, और यहाँ पे पैरा चेंज होके अब आएगा ये वाला पार्ट। ये एक माइंड मैपिंग जैसा मैंने आपको तैयार किया है। पहले हम लोग को बताना पीपल ऑफ कुर्ग, कुर्ग के लोग कैसे हैं, उनका वैल्यूज़ और ट्रेड्स कैसा है। तो उनमें बहुत सारे गुण हैं, गुण के बारे में हम लोग पता करेंगे। जैसे कि उनकी एक गुण है हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी मतलब क्या होता है
गुड ट्रीटमेंट गिवन टू द टूरिस्ट। हॉस्पिटैलिटी मतलब अतिथि देवो भव बोलते हैं ना, तो कोई कहीं किसी के यहाँ जाता है तो वो बहुत अच्छे से आदर सत्कार के साथ उन्हें पेश करते हैं, ठीक है, पेश आते हैं। तो ये हॉस्पिटैलिटी हो गया, उनमें हॉस्पिटैलिटी की बहुत अच्छी गुण है, तो ये उनका वैल्यू है, ये उनका ट्रेट है। दे गिव गुड ट्रीटमेंट टू द टूरिस्ट हु कम टू देम, ठीक है। दूसरा है कि वो ऑनेस्ट होते हैं, ऑनेस्टी उनकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि वो एक कुर्ग रेजिमेंट है, पहला रेजिमेंट है, वो बहुत ईमानदार है, ठीक है। सॉरी, ये वाला पार्ट ऑनेस्टी में नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर ये होगा, ठीक है, ये इसका ब्रेवरी का होना चाहिए था, ठीक है। फिर ऑनेस्टी का ये वाला हो जाएगा, क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। ऑनेस्टी का ये हो जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट, ये बॉक्स। ब्रेवरी, साहस, वो बहुत साहसी हैं, उनके नाम पर एक रेजिमेंट है। हमारे देश में जो सैनिक है वो कुर्ग रेजिमेंट के नाम से जाने जाते हैं। जैसे बहुत सारे रेजिमेंट है ना, राजपूताना रेजिमेंट, असम राइफल्स, ऐसे ऐसे रेजिमेंट होते हैं, कुर्ग रेजिमेंट है। कुर्ग रेजिमेंट के बारे में बुक में दिया हुआ है, तो ये बहादुर है तब ना उनके नाम से रेजिमेंट है, वो फाइटिंग टेक्निक्स है उनके पास। उसके बाद ऑनेस्टी है उनमें, क्योंकि उन्हें परमिशन दिया गया, परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस, उन्हें बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स रखने का परमिशन दिया गया है सरकार के द्वारा। और किसी जगह में इंडिया में ऐसा नहीं है, अगर आपके पास लाइसेंस है तभी आप हथियार रख सकते हैं, लेकिन कुर्ग के लोगों को दिया गया है। मतलब ज़रूर कुछ ना कुछ उनमें स्पेशलिटी देखी गई होगी कि वो बहुत ऑनेस्ट हैं, वो इसका गलत मिसयूज़ नहीं कर सकते हैं, गलत इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये सब बातें उनमें खासियत है। तो ये जो पॉइंट्स है इनको आप डील कर देंगे और ये आपका इंट्रो हो जाएगा। इस तरह से आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पर मैं और भी कुछ चैप्टर्स से एक अलग वीडियो बना दूं, जैसे कि सर ये 3-4 चैप्टर का मैं आप वैल्यू बेस्ड बता दीजिए, तो आप उन चैप्टर्स का नाम कमेंट में करें, कमेंट में बताएं कि सर ये चैप्टर पर आप थोड़ा वैल्यू बेस्ड का क्वेश्चन बता दीजिए, तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपके सवाल जो भी मेरे पास आए मैंने उनका अपने हिसाब से बेस्ट वे में आंसर देने की कोशिश की। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए। थैंक यू सो मच, विल मेट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड टेक केयर।